हाँ तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस टेबल को बना लिया था और इस फाइनल फार्मूले पे आए थे। ओम्स लॉ से जो डिराइव हुआ है फार्मूला सिंपल सा, वो ये है। ठीक है, ओम्स लॉ में इस प्रैक्टिकल को करने के बाद जॉर्ज साइमन ओम ने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, यानी वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इक्वेशन में एक कांस्टेंट रखा गया जिसका सिंबल कैपिटल आर है और इसी को रेजिस्टेंस नाम दिया था। ठीक है, इसी को नाम दिया गया रेजिस्टेंस का। ठीक, और इसका यूनिट होता है ओम। ये जॉर्ज साइमन ओम के सरनेम पे ही इस यूनिट का नाम रखा गया है ओम। ठीक, और इसी फार्मूले को हम लोग रीअरेंज करेंगे मैथमेटिकली तो हम लोग इसको पाएंगे कि आर इजकल टू वी अपॉन आई होगा। ठीक, तो ये टेबल में भी आर इजकल टू वी अपॉन आई हम लोगों ने बनाया था और ये छोड़ा हुआ था अभी तक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सिंपली करना क्या है, वोल्टेज अपॉन करंट, हर एक जो हम लोगों ने रीडिंग ली है प्रैक्टिकल के दौरान, हर एक रीडिंग को हम लोग को डिवाइड करना है इसी फार्मूले में पुट करके। जैसे दूसरा डाटा है 10/4.6, वोल्टेज 10 है, करंट 4.6। इस पॉइंट को हटाने के लिए, डेसिमल को हटाने के लिए मैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये ऊपर 100 हो गया, नीचे 46 से अगर डिवाइड करेंगे आप, यहाँ काटेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इससे बढ़िया है डिवाइड कर लेते हैं, जल्दी होगा। 46 2 जा 92 होता है, तो 8 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा 80, 46 1 जा 46, 2 टाइम्स में तो जाएगा नहीं, 92 हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो डाटा आता है वो कितना आता है, 2.1। ठीक है, अब इसमें करते हैं, ये थर्ड वाला जो है डाटा उसको इस फार्मूले में रख कर जो डिराइव हुआ है चेक करते हैं क्या आता है। तो 15/7.5। ठीक है, 15/7.5। अब इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 हो जाएगा और ये 75 1 जा 75, 75 2 जा 150, तो ये आया 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वाला डाटा क्या है, वोल्टेज 20 वोल्ट है, करंट 10 एम्पियर है, तो 20/10, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो 2 आया। तो आप देख रहे होंगे, या इसको अगर आप प्रैक्टिकली भी करेंगे तो जो करंट और वोल्टेज का वैल्यू बढ़ रहा था एक साथ, अगर उनका हम लोग रेशियो निकालें V अपॉन आई करके, जो ओम्स का फार्मूला है, अगर उसको करके देखें तो सभी का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। थोड़े मोड़े वेरिएशन रहेंगे पॉइंट्स में, है ना, 0.2 0.3 का भी वेरिएशन वो लिया जाता है प्रैक्टिकल में, है ना। हालांकि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर, इमेजिनरी नंबर लिए हैं कि लगभग आंसर 2 आए। ठीक है, तो इस तरह से आप भी जब एग्ज़ाम में आएगा तो कुछ ऐसे इमेजिनरी डाटा सिंपल सा सोच सकते हैं जिसमें क्या हो कि दोनों करंट और वोल्टेज बढ़ रहे हों, और जब V अपॉन आई उसका करें, इस फार्मूले के मतलब हेल्प से इसको सॉल्व करें तो सारे डाटा जो है एक आए, आंसर सारा एक आए। ठीक है, तो ये आंसर लगभग एक आ रहा है, एक आ रहा है मतलब इक्वल आ रहा है, सभी 2 आ रहे हैं या 2 के अप्रॉक्स हैं। और ये जो इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है ना, जो हम लोगों ने रजिस्टर बनाया था सर्किट में और इसके दोनों तरफ से हम लोगों ने वोल्ट मीटर जोड़ा हुआ था, है ना, तो ये इसका रेजिस्टेंस जो है इस पार्टिकुलर वायर का वो कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, और इसी को प्रूव किया था जॉर्ज साइमन ओम ने कि करंट और वोल्टेज बढ़ता रहता है लगातार, और उसके साथ साथ लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू हर एक केस में ऑलमोस्ट इक्वल आता है। और एक चीज़ और बताना भूल गया था मैं कि जो रजिस्टर यहाँ पे यूज किया था जॉर्ज साइमन ओम ने, वो नाइक्रोम वायर का यूज किया था। ठीक है, नाइक्रोम वायर जो हीटिंग डिवाइसेस में, आयरन वगैरह में या रूम हीटर वगैरह में यूज होता है, तो ये एक अच्छा रजिस्टर होता है। जो वायर जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है यानी वो उतना अच्छा रजिस्टर है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो जा रही है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है और वो वायर गर्मी की वजह से चमकने लग रहा है, हीट दे रहा है ना। तो नाइक्रोम वायर भी एक तरह का ऐसा ही वायर है।
तो इसको एज ए रजिस्टर यूज किया गया है, उन्होंने यूज किया था। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट आएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो दिया था वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया, और कांस्टेंट का मतलब होता है, कांस्टेंट शब्द का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसका वैल्यू समान रहे, एक जैसा रहे। तो सभी केसेस में हम लोगों ने देखा कि ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है, तो ये सही प्रूव कर रहा है हमारा फार्मूला कि हमने जो एक्टिविटी की है या प्रैक्टिकल किया है वो जस्टिफाइड है, और हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू सभी में ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इस टेबल को मिटा सकते हैं, इसका सारा यूज हो गया। इसी तरह से आपको भी इमेजिनरी डाटा बनाना पड़ेगा। ठीक, तो हमको फाइनली जॉर्ज साइमन ओम के ओम्स लॉ से ये मिला फार्मूला V=I/R। ये हमारा मेन फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला। अब उसी में मैनिपुलेट करके या उसी में रीअरेंजमेंट करके हम लोग I का फार्मूला और R का फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, हमारा मेन फार्मूला ये मिल गया ओम्स लॉ से। ठीक, और ओम्स लॉ का ओवरऑल मतलब ये था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है, या करंट बढ़ता है तो वोल्टेज भी बढ़ता है एक सर्किट में। ठीक है, और सारे केसेस को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रेजिस्टेंस ओवरऑल सेम आएगा। अगर इस तरह की एक्टिविटी जैसा वो अरेंजमेंट बताए थे लॉ ओम, वैसा अरेंजमेंट करके अगर आप एक्टिविटी करेंगे और वोल्टेज में वेरिएशन करेंगे, चेंज करेंगे, तो करंट में भी वेरिएशन दिखेगा और बढ़ते हुए क्रम में दिखेगा। और जब उसका R=VI करेंगे, यानी वोल्टेज अपॉन करंट का वैल्यू रखेंगे, डिवीजन करेंगे, तो सबका वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल आएगा, यानी कांस्टेंट आएगा। ठीक, अब इसके बाद ओम्स लॉ का जो एक न्यूमेरिकल फार्मूला हमको मिल गया वो क्या है, V=I/R, है ना। ये फार्मूला मिल गया, ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है। ये फार्मूला हो गया। इसी को रीअरेंज करें, अगर मान लीजिए हमको R का फार्मूला बनाना है तो R को यहीं रहने देंगे इक्वल टू पे, ये यहाँ इंटू में आई, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। तो R=V/I। ठीक है, अभी जो हमने किया था, तो इसी फार्मूले को रीअरेंज किए तो हमको रेजिस्टेंस का भी फार्मूला मिल गया। कि रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, वोल्टेज अपॉन करंट करके। अब इसी फार्मूले को और फिर से रीअरेंज करें, अगर हमको करंट का फार्मूला बनाना है इसी को, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पे आ जाएगा और रेजिस्टेंस यहाँ। इसकी मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से या ट्रांसपोज करने के बाद हमको क्या मिलेगा, करंट इक्वल टू V, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इसको वोल्टेज बोल सकते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, तो ये इस फार्मूले से ये दो फार्मूले हम लोगों ने रीअरेंज करके बना लिए। ये ओम्स लॉ का फाइनल न्यूमेरिकल फार्मूला है। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं और कुछ हो सकता है। ठीक है, तो वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, वोल्ट है। करंट का यूनिट एम्पियर और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। तो एक क्वेश्चन मान लेते हैं, किसी क्वेश्चन में दिया है कि वोल्टेज जो है 50 है, 50 वोल्ट है, और करंट का वैल्यू 10 एम्पियर है। ठीक, तो हमको निकालना है रेजिस्टेंस। ठीक, V दिया, I दिया है, R निकालना है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। आपको तीनों लर्न होना चाहिए या फिर बेसिक ये याद होना चाहिए, V=I/R। इसी में बस चेंज करना है मैथमेटिकली। हाँ, तो ये बन जाएगा फार्मूला। तो सॉल्यूशन करेंगे, R=V/I। ठीक है, हमको रेजिस्टेंस निकालना है। वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 50। करंट का वैल्यू है 10 एम्पियर। तब 10 1 × 10, 10 5 × 50। तो R रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 5 ओम, है ना। 5 ओम आ गया, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया उस कंडीशन में जब वोल्टेज इतना हो, करंट इतना फ्लो हो रहा हो एक सर्किट में। ठीक,
तो इसको तो वेरी करके कुछ भी वैल्यू आपको दे सकता है और आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं किसी और फार्मूले पे बेसिस पे या इस पे, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, सैम्पल नंबर 2। हाँ, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 15 ओम, 15 ओम, ऐसे सिंबल भी बना रहता है ओम का, ये भी, या फिर OHM ओम भी लिख सकते हैं आप, अगर आपसे ये सिंबल नहीं बन रहा है तो। और करंट का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर, हमको निकालना है वोल्टेज। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको ओम्स लॉ के फार्मूले से। तो ओम्स लॉ का बेसिक फार्मूला क्या है, V इक्वल टू आई इंटू आर, है ना। तो ये हमारा करंट का वैल्यू कितना है 2, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 15, 15 टू या 30, तो वोल्टेज कितना आ गया 30 वोल्ट, है ना। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग करंट, रेजिस्टेंस या वोल्टेज के वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से जो फार्मूला डिराइव हुआ है उसकी सहायता से हम लोग करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फार्मूले का और भी आगे बहुत सारा यूज है, ठीक, और बहुत आसानी से हो सकता है, बस आपको फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं तीसरे कंडीशन पे। मान लीजिए करंट निकालना हो तो क्या करना होगा, करंट निकालना होगा तो क्या क्या दिया रहेगा हमको, ये दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट जो नॉर्मल सप्लाई होता है हमारे घरों में, और रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम, 5 ओम दिया है। तो हमको निकालना है करंट, कितना करंट फ्लो करेगा इस तरह के सर्किट में जहाँ वोल्टेज इतना है और रेजिस्टेंस इतना है। तो सॉल्यूशन, करंट का फार्मूला क्या होगा, इसी को रीअरेंज करके क्या बना है ये, I इक्वल टू V अपॉन आर, है ना, I इक्वल टू V अपॉन आर। वोल्टेज कितना है 220, रेजिस्टेंस कितना है 5। अब इसको काटेंगे, अगर हो सकता है कॉमन फैक्टर होगा तो बढ़ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 20 इसमें हट गया, 2 बचा, फिर 20, 5 4 जा 20, तो करंट आ गया 44 एम्पियर, करंट आ गया 44 एम्पियर। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ओम्स लॉ के फार्मूले से करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ये फार्मूले का यूज भी आ गया। इस पे अब आप और सारे क्वेश्चन भी बुक्स में जो दिए हैं, जो एग्जांपल्स में पेजेस पे दिए हैं या एक्सरसाइज में दिए हैं, उसको सॉल्व करिए, और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ से एक नया चीज़ हमको मिला, और वो क्या मिला, रेजिस्टेंस। टू अप्रोच, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, टू अप्रोच द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को अपोज करे, रोके जो, वही है रेजिस्टेंस। और हर चीज़ में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो उसमें रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस हर ऑब्जेक्ट में होता है, किसी में कम होता है और किसी में ज़्यादा होता है। अब जैसे कि बात की जाए, 3 तरह के ऑब्जेक्ट अगर देखे जाए, पहले कंडक्टर, जैसे कंडक्टर हम लोग बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि करंट आराम से फ्लो करता है, लेकिन कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, वो काफ़ी लो होता है, वेरी लो, इसलिए आसानी से इसमें करंट फ्लो कर सकता है। कंडक्टर में जितने भी मेटालिक चीज़ें हैं, है ना, प्योर मेटल की चीज़ें हैं, उसमें जो कंडक्टेंस होता है यानी करंट का फ्लो बड़ी आसानी से होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें कम होता है।
ऐसा नहीं कर सकते कि है नहीं, काफ़ी कम होता है, इसलिए ये कंडक्टर ईजिली कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। दूसरा है हमारा मिक्स मेटल, या जिसको एलॉय भी बोलते हैं, है ना। एलॉय को मिक्स मेटल बोलते हैं क्योंकि कई सारे मेटल को मिलाकर ही बनाया गया रहता है। तो आप जानते हैं कि एलॉय में कई सारे मेटल का मिक्सचर एक फिक्स रेशियो में बनाया जाता है, और इसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और ये इजीली मेल्ट नहीं होता है, काफ़ी मतलब अच्छा होता है। प्योर मेटल से काफ़ी ज़्यादा गुना इसका स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ होता है यानी पिघलता नहीं है, पिघल नहीं रहा है, यानी हीट को उतना तेज़ी से कंडक्ट नहीं कर रहा है ना। इसलिए जो नाइक्रोम वायर है वो भी एक तरह का, नाइक्रोम जो वायर है, नाइक्रोम वायर वो दो मेटल का मिक्सचर है, निकिल और क्रोमियम। ठीक है, निकिल और क्रोमियम, ऐसे कई सारे अलॉय होते हैं, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो नाइक्रोम वायर निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, और अगर अलग अलग देखें तो मेटल के वायर या कुछ बनेंगे तो हीट करने पे मेल्ट होंगे एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, प्योर फॉर्म में रहेंगे तो, लेकिन ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो नाइक्रोम बना लेते हैं, और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता है। मेल्ट नहीं हो रहा है यानी उतना तेज़ी से इसमें हीट कंडक्ट नहीं हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा है ना। अब इसका कारण क्या हो गया कि इसमें रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। एलॉय बनने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए उसका स्ट्रेंथ और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी एलॉयस का ज़्यादा हो जाता है। तो रेजिस्टेंस इज हाई, हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं, लेकिन काफ़ी हाई होता है। अगर नॉर्मल प्योर कंडक्टर या प्योर मेटल की बात करें, कंडक्टर में वो सारी चीज़ बात की जा रही है जो प्योर मेटल्स होते हैं, है ना, एलॉय की बात नहीं की जा रही है। एलॉय भी कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये प्योर नहीं है क्योंकि मिक्स मेटल है ना। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, क्लास 9th में, कि ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है मेटल का, और ये एलॉय बनाने से स्ट्रेंथ आता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जल्दी पिघलता नहीं है। तो उसका सीधा सा अर्थ है कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है, इस वजह से वो पिघल नहीं रहा और लंबे टेम्परेचर को वो सस्टेन कर पा रहा है मतलब। ठीक, तो प्योर मेटल का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, इसलिए उसमें कंडक्टिविटी अच्छी होती है, करंट इजली फ्लो होता है। दूसरा है मिक्स मेटल या एलॉय, इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू काफ़ी हाई होता है प्योर मेटल के कंपैरिजन में, और इस वजह से ये कंडक्टिविटी बहुत ही स्लो दिखाता है, रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से। तीसरा हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर का आप जानते हो मतलब कि ऐसी चीज़ें जिसमें कोई भी कंडक्टेंस शो नहीं होता है, जैसे कि वुड हो गया, या प्लास्टिक हो गया, या रबर हो गया, इस तरह की चीज़ें, ग्लास हो गया। तो ये सब चीज़ों में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई। इन सब चीज़ों में रेजिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसमें कंडक्टिविटी बहुत लो होता है, बहुत ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल, है ना। उसको जीरो नहीं बोल सकते लेकिन नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो जैसा ही होता है। तो इंसुलेटर को इसलिए बोला जाता है कि वो कंडक्ट नहीं करते चीज़ों, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसमें ऐसे पार्टिकल हैं जो करंट के फ्लो को अलाउ नहीं कर रहे हैं, और करंट इसलिए फ्लो नहीं कर पाता है। तो 3 तरह की कैटेगरीज हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस के बेसिस पे, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस एक नया टर्म आ गया, आर आ गया, कहाँ से आया, ओम्स लॉ से। तो इसके बारे में जानना हमको ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, आगे क्या छूटा है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब रेजिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं कि सभी चीज़ों में अलग अलग तरह के मटेरियल्स में अलग अलग तरह का होता है। तो रेजिस्टेंस आखिर ये इतना चेंज क्यों होता है, किसी में ज़्यादा क्यों है, किसी में कम क्यों है, इसको भी जानना चाहिए। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, है ना। किस किस चीज़ से जो रेजिस्टेंस है बढ़ता है या घटता है। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो स्लो होगा, जब रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर क्या आता है, सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। लेंथ ऑफ कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर भी बोल सकते हैं। कंडक्टिंग वायर जरूरी नहीं है हर केस में वायर ही हो, इसलिए कंडक्टर भी लिख सकते हैं। कोई भी शेप का हो सकता है, हमेशा वायर होना जरूरी नहीं है। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ठीक है, ये हो गया लेंथ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ये दूसरा फैक्टर हो गया जिससे रेजिस्टेंस पे प्रभाव पड़ता है, वो बढ़ता है या घटता है। और तीसरा क्या है, ये दूसरा हो गया। तीसरा है टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल से, किस तरह की वस्तु से वो बना हुआ है ना। हर चीज़ एक ही तरह के मटेरियल से बनता नहीं, अलग अलग तरह के मटेरियल से बना होता है। तो टाइप ऑफ मटेरियल इन ए सब्सटेंस, इन अ सब्सटेंस, टाइप ऑफ मटेरियल इन अ सब्सटेंस, ठीक। तो ये तीन चीज़ें हो गई। एक हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, कि कोई वायर है या कोई कंडक्टर है उसका लेंथ क्या है, उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कि बढ़ेगा कि घटेगा, अभी हम लोग समझेंगे। दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी उस वायर या कंडक्टर का जो एरिया है उसका, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा रेजिस्टेंस पे, वो समझेंगे। फिर तीसरा है टाइप ऑफ मटेरियल इन अ सब्सटेंस, अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस है उस वो किस किस तरह के मटेरियल से बने हैं, और उस मटेरियल, अलग अलग मटेरियल की वजह से रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। अब इन तीन चीज़ों को लेकर के एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाया गया है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है, तो डायरेक्टली हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। तो लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, इन दोनों को लेकर एक फार्मूला बनाया गया है जो कुछ इस प्रकार से है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली, यहाँ वन है, कुछ नहीं रहेगा तो वन मान लेते हैं ऊपर फ्रैक्शन में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया के लिए मैं स्मॉल ए लिख रहा हूँ, या कैपिटल ए लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, शायद बुक में आपके कैपिटल ए है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर में या किसी भी वायर में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कोई कंडक्टर का लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो स्लो होगा, है ना, सीधी सी बात। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो स्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही है करंट के फ्लो को स्लो करना या उसको अपोज करना। तो ये जो कंडीशन दिया गया कुछ यही बता रहा है। अब क्या है इसमें कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है इसको समझते हैं। ये अभी आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मैं मिटाता हूँ फिर समझाता हूँ पिक्चर ड्रॉ करके। तो ये तीन फैक्टर पे आधारित एक फार्मूला डिराइव हो रहा है, बहुत छोटा सा फार्मूला है, छोटा सा डेरिवेशन है। कि पहला क्या कंडीशन था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे बनाते हैं, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ समझाने के लिए,
कि मान लीजिए ये कोई वायर है, सही से साफ नहीं हो रहा है जल्दी, ये कोई वायर है, ठीक, और एक वायर ये है। तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली, आप भी ये करके देख सकते हैं अगर आपको मौका मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने का, कि हायर क्लास में आपको डेफिनेटली क्लास 11th के फिजिक्स में, 12th के फिजिक्स में कराया जाएगा। इस पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट आपको निश्चित ही कराया जाएगा। फिलहाल तो प्रैक्टिकल अभी नहीं हो पा रहा है, कंडीशन अच्छा रहेगा तो होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहाँ थे, ये दो वायर है, एक छोटा वायर है और एक बड़ा वायर है। तो ऐसा देखा गया है कि जो वायर जितना ज़्यादा लंबा होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जो छोटा होता है उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। यानी छोटे वायर में करंट ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा और बड़े वायर में करंट थोड़ा कंपैरेटिवली लो मूव करेगा। ये डिपेंड करता है कि लेंथ कितना बड़ा है। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मतलब करंट घटेगा, करंट का फ्लो स्लो हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो करंट का फ्लो फास्ट हो जाएगा। ठीक, सिंपल। यानी रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट हमारा करंट का वैल्यू चलता है। ये हो गया। दूसरा क्या है, एरिया। अब जो हम लोग कोई वायर बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा पिक्चर बना देते हैं, ठीक है। ये कोई वायर है मान लेते हैं, और ऐसे तो बहुत चौड़े चौड़े वायर आते हैं। इसका एरिया, ये एरिया, एरिया का मतलब क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ये वायर को अगर आप काटते हैं तो कैसा दिखता है, ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप का दिखता है ना। तो एक वायर इतना है और दूसरा वायर बनाते हैं, ये दूसरा वायर हो गया, ये दूसरा वायर हो गया, और एक वायर बनाते हैं और चौड़ा रहेगा। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है और यहाँ वाला जो एरिया है सर्कुलर एरिया, किसका ज़्यादा एरिया है, ये ज़्यादा चौड़ा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है और इसका कम है। तो किसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रहे। यानी एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो इसमें करंट तेज़ी से मूव करेगा, यानी मोटे तार रहते हैं उसमें करंट तेज़ी से मूव करता है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। ऐसा देखा गया सारे एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो मोटे वायर में मतलब जिसका एरिया ज़्यादा है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, और इस वजह से करंट थोड़ा ईजिली मूव कर पाता है। रेजिस्टेंस तो रहेगा लेकिन यहाँ पे स्लो हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। लेकिन जो उतना मोटा नहीं है उससे कम मोटा है, पतला वायर है, तो पतले वायर में रेजिस्टेंस, जब मोटाई कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बहुत तेज़ी से, और उस वजह से करंट का फ्लो स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट स्लो मूव करेगा, यहाँ पे करंट फास्ट मूव करेगा। रीज़न क्या है, रेजिस्टेंस। जहाँ ज़्यादा एरिया, जहाँ ज़्यादा चौड़ा वायर या कंडक्टर होगा उसका एरिया भी ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा रहेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी उल्टा चलेगा। एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम तो करंट ईजिली मूव करेगा, है ना, बड़ी तेज़ी से मूव करेगा करंट। और जहाँ एरिया कम यानी सकरा रहेगा, पतला तार रहेगा, पतला तार में अब एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट का मूवमेंट बहुत धीरे धीरे होगा, ठीक। क्लियर है ना, ये दोनों समझ में आ गए। तो ये एरिया का कॉन्सेप्ट था और ये लेंथ का, कि छोटा वायर है या लंबा वायर है, ठीक। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, लेकिन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जस्ट उल्टा चलेगा। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस के जस्ट उल्टा होता है करंट का फ्लो। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो स्लो होगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट का फ्लो स्मूथ होगा, ईजी होगा, ठीक है। इन्हीं दोनों फार्मूले को, मतलब इन्हीं दोनों कंडीशन को सम अप किया गया है। दोनों कंडीशन को सम अप करके लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है। इन दोनों कंडीशन को ऐड कर लिया गया है ना, ये एल सामने है और अपॉन में है, ये इन्वर्सली है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमको हटाना है,
तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया गया, ठीक है, और L/A हो गया। ये बन गया हमारा फार्मूला। एक और फार्मूला बन गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, इसको बोलते हैं रो, RHO, रो बोलते हैं। रो का ये सिंबल होता है, ये भी कहीं दूसरे जगह से लिया गया सिंबल, और ये मतलब ये सिंबल का नाम रो है, एंड ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टिविटी के लिए, रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी के लिए रो वाला सिंबल लगता है, थोड़ा सा P जैसा होता है ना, स्मॉल अल्फ़ाबेट जो P होता है उसके जैसा कुछ कुछ लगता है, लिटिल बिट बेंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इन दोनों कंडीशन को सम अप करके R प्रोपोर्शनल टू L/A हुआ। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया। कांस्टेंट हमेशा लगाना पड़ता है प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, तो ये जो कांस्टेंट लगा ये हमारा रो, और इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टिविटी, और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये लेंथ है अपॉन एरिया है। क्लियर? ये हो गया फार्मूला हमारा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, इसको आप कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रहे कि वायर का जो एरिया होता है वो सर्कुलर होता है, जब वायर को काटते हैं तो सर्कुलर होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², तो ये हमेशा याद रखिए, ठीक। तो यानी उसकी चौड़ाई की बात की जा रही है, एरिया यानी चौड़ाई की बात करिए, कितना ज़्यादा विड्थ है कंडक्टर का या वायर का। ओके, अब इस फार्मूले में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके रो को इधर लाते हैं, तो और करके लिखते हैं, रो इज इक्वल टू R/A/L, ठीक है। इस फार्मूले को अगर रीअरेंज करेंगे तो हमारा P जैसा ही बना देते हैं, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू RA/L, ये हो गया। क्लियर है? इसी फार्मूले को रीअरेंज किया गया है, तो आप देखेंगे कि ये बन जाएगा। क्लियर? और ये जो है हमारा रेजिस्टिविटी है, ठीक है। अब इसको जल्दी से मिटा देते हैं। हाँ, तो हमारा जो रो है इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, और इसका यूनिट क्या है, ओम मीटर, ओम मीटर ऐसे लिखते हैं। ओम का ये हो गया मीटर, या फिर कैसे लिख सकते हैं, ओम का साइन और मीटर, तो ये इसका यूनिट है हमारा रेजिस्टिविटी का, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया। अब रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है ये। जैसे रेजिस्टेंस क्या था, कंडक्टर का ज़्यादा था, कंडक्टर ज़्यादा था कि कम था, कम था, है ना। तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, रेजिस्टिविटी कंडक्टर का, यानी जितने भी प्योर मेटल रहेंगे जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब का रेजिस्टेंस बहुत लो होगा। लो होगा तभी करंट इसमें आसानी से फ्लो कर पाता है ना। तो करंट आसानी से इसमें फ्लो कर पाता है। तो सबसे बेस्ट मतलब सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका होता है, सिल्वर का, ठीक है, सिल्वर। इसलिए सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर बोला जाता है। बहुत ही कम रेजिस्टिविटी होता है उसका, और रेजिस्टिविटी कम यानी रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम यानी करंट बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा, उसको कोई रोकने के लिए रास्ता नहीं रहेगा, है ना। उसके बाद आता है कॉपर हमारा, फिर आता है एल्युमिनियम, फिर आयरन, इस तरह के कई सारे मेटल आते हैं, प्योर मेटल्स। ये सारे के सारे की रेजिस्टिविटी जो होती है कम होती है, लेकिन सबसे कम होती है सिल्वर की, इसलिए इसको बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं। सेकंड रैंक पे आता है हमारा कॉपर, थर्ड पे एल्युमिनियम, ठीक। लेकिन जितने अलॉयस होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था अलॉयस के केस में क्या होता है, अलॉयस का बात किया जाए सारे प्योर मेटल में तो मान लीजिए रेजिस्टिविटी कम रहेगा और कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। कंडक्टिविटी का मतलब है करंट का फ्लो तेज़ी से रहेगा, लेकिन अलॉयस में रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, लो रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। अलॉयस में जो रेजिस्टिविटी रहेगा हाई रहेगा, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टिविटी हाई रहेगा।
रेजिस्टिविटी हाई रहेगा, और जब रेजिस्टिविटी हाई तो रेजिस्टेंस हाई, और रेजिस्टेंस हाई तो करंट का फ्लो काफ़ी स्लो होगा कंपेरेटिवली। इसलिए एलॉयज़ वगैरह हीट ज़्यादा जनरेट करते हैं, क्योंकि करंट स्लो मूव करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा जो है इंसुलेटर्स, वही जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी वही दोबारा इसको समझा रहा हूँ मैं। इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी जो होता है एक्सट्रीमली हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई, और इस वजह से इसमें कंडक्टिविटी या करंट का फ्लो नहीं के बराबर होता है, इसलिए ये कंडक्टेंस नहीं शो करते हैं, ये किसी चीज़ को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, और रेजिस्टेंस क्या होता है और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये हम लोगों ने समझ लिया। ये जो इंसुलेटर एलॉय से हम लोगों ने पढ़ा है, ये तीसरा हमारा फैक्टर है। लेंथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, एरिया के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये टाइप ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ मटेरियल का फैक्टर। अभी हम लोग लिखे थे कि 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, कि लेंथ कैसा है, ब्रेथ कितना है, मतलब एरिया क्या है, तीसरा टाइप ऑफ मटेरियल। तो ये 3 तरह के मटेरियल होते हैं ओवरऑल। तो अधिकतर जो कंडक्टर्स होते हैं या प्योर मेटल होते हैं उनका रेजिस्टिविटी लो होता है, इसलिए वो अच्छे से कंडक्टेंस शो करते हैं, करंट फ्लो करता है उसमें से। एलॉयस में